नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, सभी भारतवासियों को 75वां स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं वो अभिनंदन। आप सबको नमस्कार। आज बहुत ही खुशी की बात है हम सब भारतवासियों के लिए कि हम लोग आज स्वाधीन भारत में हैं, स्वतंत्र भारत में हैं। जब भी हम स्वतंत्रता की बातें करते हैं तो उसका अपोजिट देखना होगा। स्वतंत्रता का जो अपोजिट जो शब्द है वो है बंधन, अर्थात जंजीरों में बंधा हुआ कोई जीव कभी भी जीवन का आनंद नहीं ले सकता। इसीलिए सभी, सिर्फ मनुष्य को नहीं, सभी जीव जगत हर प्रकार के बंधन से मुक्त रहना चाहता है, उन्मुक्त रहना चाहता है, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। पंछी आसमान में उड़ते रहता है, कोई बैरियर नहीं, कोई बॉर्डर नहीं, कोई संकीर्ण जंजीरताओं में नहीं। जहां इच्छा होती है वहां वो उड़ के चले जाते हैं। जहां बैठने को मन करता है किसी भी पेड़ पे जाके वो बैठ जाता है। भूख लगती है तो पेड़ के फलों को वो खा लेते हैं, जमा नहीं करते हैं। स्वाधीनता का ये आनंद है। जंगलों में पशु पक्षी उन्मुक्त भ्रमण करता है, अपने अपने क्षेत्र में वो आनंद में रहते हैं। स्वतंत्रता, स्वाधीनता का आनंद ही कुछ और है। हमें आज से 75 साल पहले जो स्वाधीनता हमें मिली थी वो है अंग्रेजों के हाथों जो हमारा देश गुलाम बन चुका था, उस अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार के विरुद्ध में लड़के हमारे आज़ादी के सिपाही एक नहीं लाखों लाखों आज़ादी के सिपाही, जिसमें जुआ, बुजुर्ग, हर प्रकार के हर वर्ग के लोग भारत माता को आज़ाद करने के लिए कोशिश किए और उनका कोशिश का नतीजा कि आज हम स्वाधीन भारत में हैं। ये स्वाधीनता हमें सिर्फ अंग्रेजों के हाथों से मुक्ति मिली है। अंग्रेजों के दमन अवदमन, सप्रेशन, ऑपरेशन, रिप्रेशन, अत्याचार, शोषण से हमें मुक्ति मिली है आज 15 अगस्त के दिन में। किंतु क्या हम ये जो लाखों लाख शहीदों ने जो अपना जान गंवाए, उनके प्रति हमने सच्ची श्रद्धांजलि दिया है? उनके प्राणों के जो आहुति है उस आहुति को हमने सम्मान किया है? जिन स्वप्नों को अपने मन में लेकर उन्होंने स्वाधीनता की जो संग्राम, स्वतंत्रता की जो संग्राम उन्होंने छिड़ी थी, क्या उनके उस भावनाओं को हम कद्र कर रहे हैं? कहां कद्र किए हैं? क्या हम सचमुच में आजाद हैं? क्या हम सचमुच में स्वतंत्र हो चुके हैं? किस किस क्षेत्र में हम स्वतंत्र हुए हैं? कहां हम स्वतंत्र हुए? अंग्रेजों के गुलामी से तो मुक्ति मिली, जरूर मिली है, किंतु अंग्रेजों के बनाए हुए जो
जो सिस्टम है, मतलब अन्याय अत्याचार के बनाए हुए जो स्ट्रक्चर है, उससे हमें मुक्ति मिली है? क्या अंग्रेजों के बनाए हुए और भेजे हुए जो दलाल है, उस दलालों एजेंटों से हमें मुक्ति मिली है? क्या ये सोचने वाली विषय नहीं है कि 75 साल हो गए हैं कि क्या हम उस अंग्रेजों के गुलामी से मुक्ति मिली या नहीं? क्या इसको लेके हमें चर्चा नहीं होनी चाहिए, रिवीजन नहीं होनी चाहिए, डिबेट नहीं होनी चाहिए? अंग्रेजों के बनाए हुए पुलिस तंत्र अभी भी है। अंग्रेजों के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपने सर्वोच्च मानते हैं और सब लोग माथा टेकते हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति ने नहीं बनाए हैं। उस समय बहुत सारे जो संविधान हमारे बने थे, उस संविधान में राजनेता जरूर थे और अंग्रेजों के प्रतिनिधित्व भी थे और व्यवसायी वर्ग भी थे। तो आप जरा बताएं, संविधान जो अंग्रेजों, व्यवसायियों और नेताओं के सजेशन से जो बनी थी, वो संपूर्ण भारतवासियों के जो आशा आकांक्षाओं की पूर्ति कैसे कर सकता था, कैसे हो सकता था? हाँ, उस समय हमें संविधान की जरूरत थी और तुरंत एक संविधान की जरूरत थी जो हमें हमारे लोगों ने बनाए। सिर्फ हमारे लोगों ने नहीं बनाए, उस समय सब लोग प्रतिनिधित्व किए थे। किंतु आज 75 साल के बाद उसी को अगर लकीर का फकीर मान के हम चलते हैं, उसी को जीवन का सर्वस्व मानते हैं, तो ये हमारे भारतवासियों के लिए सबसे बड़ा भूल, प्रथम भूल हमारे स्वाधीन भारत की, कि भारत के जो ये संविधान है, ये संविधान सिर्फ एक पर्टिकुलर ग्रुप और एक पर्टिकुलर वर्ग के लोगों के लिए है, संपूर्ण भारतवासियों के लिए नहीं है। हमें बोलने का अधिकार है, हमें घूमने फिरने का अधिकार है, किंतु जीवन जीने की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की गारंटी हमारे संविधान नहीं देती है। हमें नेताओं के जैसा भाषण देने का जरूर मौका मिलता है, किंतु हमें जीवन जीने की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र और शिक्षा, चिकित्सा और आवास, ये जो 5 जो मूलभूत मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हर इंसान की जरूरत है, वो आज 75 साल में गारंटेड नहीं है। संवैधानिक तौर से वो अधिकार हमें नहीं मिली है। स्वाधीनता, जिसे हम स्वाधीनता कहते हैं, शहरों में अच्छे सुंदर टाइल्स बिछाया हुआ प्लेटफॉर्म से स्वाधीनता का लेक्चर देने में बहुत मजा आता है। क्या आपने कभी अभी भी भारतवर्ष के गांवों में, बिहार जंगलों में बसे लोगों को जिंदगी देखे हैं? उनकी जिंदगी आज भी वैसा ही है जैसा आजादी के पहले थे। आज हाल ही में, आज से 10 से 15 दिन पहले तक, अर्थात 22 जुलाई तक हम लोगों ने त्राण कार्य करने के लिए गांव-गांव उड़ीसा के गांव में गए। वहां जाने के बाद मुझे तो नहीं लगता है कि आजादी के बाद उन लोग की जिंदगी में कोई विशेष परिवर्तन आया है। वही जीर्ण शीर्ण काया, अर्ध आहार, थोड़ा भोजन नहीं मिलता है, शरीर ढकने के लिए वो सही कपड़े भी नहीं हैं, बच्चे मेल न्यूट्रिशन से अभी भी सफर कर रहे हैं।
शिक्षा का स्तर अभी भी वही हाल है। तो जीवन जीने का मूल अधिकार जब 75 साल में लोगों को नहीं मिला, वैसे व्यक्ति के लिए आज स्वाधीनता दिवस मनाने का क्या मतलब होता है? कहीं सोचने वाली विषय नहीं है कि स्वाधीन भारत में हम खुद स्वाधीन नहीं हैं। किस मामले में हम स्वाधीन हैं? राजनीतिक स्वाधीनता तो हमें मिल चुकी है, किंतु अर्थनैतिक स्वाधीनता तो आज भी कोसों दूर है हमसे। हम भारतवासियों से कोसों दूर है आर्थिक आजादी, क्योंकि आर्थिक आजादी के बिना ये स्वाधीनता सिर्फ एक ढोंग है, एक दिखावा मात्र है। हमारे पूर्वज जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़े थे, वो आर्थिक आजादी के लड़े थे। वो सिर्फ ऐसे नहीं कि अंग्रेज चले जाओ और तुम अपने दलालों को छोड़ दो और जो तुम्हारे ही बनाए हुए नियम के अनुसार बस कैमोफ्लेज नहीं होता है ना, आर्मी में कैमोफ्लेज होता है, अर्थात भेड़ के शेर के खाल के अंदर भेड़, अर्थात वही हाल हमारे भारतवर्ष के राजनेताओं के हैं। ये पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था से बाहर निकलकर सोचने का उनमें वो मानसिकता ही नहीं है। जो पूंजीवाद के कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, इकोनॉमिक इंपेरियलिज्म, आर्थिक सांप्रदायिकता जिसको बोलते हैं, साम्राज्य, आर्थिक साम्राज्य के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। और आजादी के बाद भी सेम इकोनॉमिक पैटर्न पे हम चले 75 साल। हमारे देश के कच्चे माल, आयरन ओर जापान के समुद्र के बीच में, दूसरे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के बीच में है। हमारे देश के लकड़ी दूसरे देश में है, हमारे देश का कोयला दूसरे देश में है, हमारे देश का अवरख दूसरे देश में है। हम अपना जितने खनिज संपदा है खोखला करके दूसरों में भेज दिए, और जो खनिज संपदा के जो असली मालिक है वो आज भी, पहले भी भूखे थे और आज भी भूखे हैं, पहले भी नंगे थे आज भी नंगे हैं, पहले भी अशिक्षित थे आज भी अशिक्षित है। ये हमारे स्वाधीन भारत की रूपरेखा है। एक जगह से स्वाधीनता तो जरूर मिली है हमें, किंतु ये स्वाधीनता की लड़ाई अभी भी बाकी है, क्योंकि आपके घर में, हमारे घर में छुपे हुए हैं अंग्रेजों के दलाल, जो उन्हीं के पैटर्न पे आज हमारे रक्त मांस को चूस कर हमें कंकाल बना रहा है, खत्म कर रहा है। दिमक के तरह वो हमारे भावनाओं को खा रहा है, हमारे धार्मिक भावनाओं को तो के साथ खेल ही रहा है, और हमारी जो मन की जो सुंदर सी मधुर जो अभिव्यक्ति है उस सबको धीरे धीरे दिमक की तरह वो चाट रहा है, खाए जा रहा है। इंसान को इंसान रखने में उन्हें कष्ट है, वो चाहते हैं कि इंसान इंसान नहीं, वो उदर परस्त माने पेट प्रधान जीवन बन के रहे, जीव बन के रहे, जंतु बन के रहे। उसके लिए क्या चाहिए? रूम में बंद कर दो और सबको 5-5 किलो चावल, थोड़ा जीने के लिए बेसिक चीज दे दो। और दूसरी बात है, शराब की भट्टियों को खोल दो। एजुकेशन की कोई जरूरत नहीं है, हर गलियों में, हर चौराहे पे शराब की भट्टियों खोल दो। अगर दिन में 300 रुपए कमाएंगे तो 200 रुपए के शराब पी के आ जाएंगे, भूल जाएंगे सारे दुनिया के गम। बच्चा उसका पढ़ रहा है कि उनको शिक्षा मिल रही है, घर में भोजन है, या उनके बच्चे वस्त्र पहने हैं, बीवी को वस्त्र है या नहीं, उसकी चिंता नहीं है। आराम से वो बस
एक पैक पीने के बाद वो सम्राट बन जाते हैं। तो हमारे भारतवर्ष के हमारे राष्ट्र नेता हमारे कितने चहेते हैं, कितना हमारे लिए वो सोचते हैं, प्लान करते हैं कि हर गली गली में शराब की भट्टी है। अंग्रेजों ने हमारे भारतवर्ष और ये एशिया के जो कर्मठ व्यक्तियों को कैसे खत्म किया, उसके कर्म तत्परता, उसकी जो वर्किंग स्किल को कैसे खत्म किया, चाय में अपियम मिलाकर पिला पिलाकर आखिर में आज हम चाय के गुलाम हैं और चाइना भी उसी चाय के गुलाम बन गए हैं। उसी तरह से आज हमारे लोगों को, हमारे भारतवर्षियों को हमारे राजनेता शराब और नशीली द्रव्यों को सेवन कराकर हमें चुप कराना चाहता है। अरे नशे में कौन सोचेगा क्या चल रहा है, नशे में तो वो खुद राजा है, दुनिया में उसे कुछ नहीं दिखती है। आज हमें नशे में सब डूबे हुए हैं, शाम होते होते नशे में डूब जाते हैं, कोई गम नहीं। अरे शराब मिल रहा है ना, और कुछ मिले या ना मिले, भले ही हमारे बेटियां बढ़िया से कपड़ा नहीं मिले, उसे क्या फर्क पड़ता है। भले ही हमारे बच्चों को कपड़ा नहीं मिले, कम से कम शराब तो मिल रहा है ना, और शराब से इतना रेवेन्यू मिल रहा है सरकार को। तब अरे मानवता बड़ा है कि रेवेन्यू है, रेवेन्यू मिलेगा तो मनुष्य बचेगा। क्या सोच है, जरा सोचिए। रेवेन्यू चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। मानवता को कुर्बान करके उनको रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू, टैक्स चाहिए उनको, टैक्स। मानवता खत्म हो, मानवता शर्मसार हो, उनके शराब फैक्ट्रियों को लाइसेंस देना वो बंद नहीं कर सकते। वो स्वाधीनता के, बोलते ह्यूमन राइट के खिलाफ है। वाह, क्या ह्यूमन राइट के डेफिनेशन दिया है हमारे नेताओं ने कि शराब की भट्टी नहीं रहने के कारण हमारे लोग इधर उधर भटक रहे हैं। वाह 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 वाह, बारे भारतवर्ष, बारे धर्म के देश, आध्यात्म के देश भारतवर्ष के हमारे राजनेता और हमारे बुद्धिजीवी शराब की भट्टियों को खोल दिया, उसको लाइसेंस दे रहे हैं, लेकिन जीवन जीने का जो मूलभूत आवश्यकता है उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। आज किसी एक राजनेता ने कहा कि हमारे भारतवर्ष के जो किसान हैं वो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों को लेके पल रहे हैं, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, सबको जमीन होना चाहिए। अब बोले इतनी आपको दर्द है, इतना दर्द है आपको किसानों के लिए, तो थोड़ा सा दर्द दिखाइए ना, बस एक ही चीज तो करना है। हम ये चाहते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हमारे देश के नेता बस एक छोटा सा काम कर दीजिए, आपसे हमको कोई शिकायत नहीं रहेगी। वो है ये जो कृषि और किसानों के बारे में इतना जब सोच रहे हैं, उनको फ्री राशन दे रहे हैं, उनको पैसा भेज रहे हैं उनके अकाउंट में, सब कुछ तो कर ही रहे हैं, इतना करने की क्यों जरूरत है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की क्या जरूरत है आपको। आप सिर्फ एक काम कर दीजिए ना, किसानों को उसका अपना हक दे दीजिए, उसको अपने पर छोड़ दीजिए। उस कृषि क्षेत्र को जरा उद्योग का दर्जा दे दीजिए ना माननीय प्रधानमंत्री जी, अपने नेताओं से। आप तो देश प्रेमी हैं ना, आप देश प्रेमी हैं, ये 150 करोड़ लोगों ने आपको चुना है। आपसे मैं कहता हूं, आप जरा एक बार एक ऑर्डिनेंस पास करके कृषि क्षेत्र को आप उद्योग का दर्जा दे दीजिए, आपको फ्री में राशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। आपको फ्री में राशन देने की जरूरत नहीं है किसानों को, आपको ये लोन देने की जरूरत नहीं है, लोन माफ करने की ये जो जुमला है ये भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ किसान को उसका अपना हक दे दीजिए। वो किसान को अगर उद्योग का दर्जा मिल जाएंगे तो वो खुद वो कोऑपरेटिव के माध्यम से उस कृषि क्षेत्र को इतना आगे बढ़ाएंगे कि भारतवर्ष के एक भी लोग बेकार नहीं रहेंगे। और बेकारी दूर करने के लिए, नौकरी देने के लिए बाहर के देशों के पूंजीपतियों को यहां आने के पूंजी निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत कृषि प्रधान है और कृषि को अगर कोऑपरेटिव के माध्यम से चलाया जाए तो हमारे भारतवर्ष में, ये भारतवर्ष पूरे विश्व को खिला सकता है।
माननीय प्रधानमंत्री जी, इतना सा काम कर दीजिए। आप तो बड़े बड़े भाषण देते हैं, पूरे विश्व के आज लीडर बन गए हैं। आपसे मेरा एक ही विनती है, आप इतना छोटा सा काम कर दीजिए। ये काम कर देंगे, देखिए सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। आपको इतना झमेले की जरूरत नहीं पड़ेगी कि लॉकडाउन करके 5 किलो चावल सा हर इंसान को दे दें, पिंजरे में बंद करके ये फ्री में राशन खिला के आदमी को निकम्मा बनाने की जरूरत नहीं है। सब आदमी कर्मठ है, सब कर्म करके जीना चाहते हैं, मेहनत से जीना चाहते हैं, मेहनत करके जीना चाहते हैं हमारे भारतवासी। कोई यहाँ आलसी और निकम्मा नहीं है। इनको फ्री में खाना बांटना, अब फ्री में ये भोजन बांटना ये बंद करें। उनको अपने पैर पे खड़ा होने के लिए आप मदद करें। इसके लिए ये कृषि को उद्योग का दर्जा देना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, अगर आपके मन में भारतवासियों के 150 करोड़ भारतवासियों के लिए आप में शुभ भावनाएं हैं, तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, कृषि को उद्योग का दर्जा दे दीजिए और शिक्षा को राजनीति से अलग कर दीजिए, एकदम बिल्कुल अलग। शिक्षा क्षेत्र मुक्त रहेगा। शिक्षा क्षेत्र शिक्षाविदों के हाथ छोड़ दीजिए। डीन चांसलर उन लोगों को सोचने दीजिए जो शिक्षा क्षेत्र में जो सोच रहे हैं, उन लोगों पर छोड़ दीजिए। शिक्षा कैसा होना चाहिए और लोगों को कैसा शिक्षा देना चाहिए। आपका काम रहेगा सिर्फ शैक्षिक जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनको आप इकोनॉमिकली मदद कीजिए, उनको बस सपोर्ट दीजिए। बाकी पॉलिसी निर्धारण आप नहीं कर सकते। शिक्षाविद ही करें तो शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन आ जाएगा। जिस तरह से सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे नहीं जाना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूलों में जाना चाहते हैं। प्राइवेट स्कूलों में क्या पढ़ाए जाते हैं भाई? क्या जो चीज प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं क्या सरकारी स्कूल नहीं पढ़ा सकते हैं? वही टीचर क्या हमारे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं? क्या आजादी के पहले हमारे टीचर नहीं गुरुकुल में नहीं पढ़ाते थे? टीचर तो खुद भिक्षा मांग के पढ़ाते थे। और वैसे शिक्षक चाणक्य, चंद्रगुप्त को जन्म दिया, ऐसे बहुत महापुरुषों को जन्म दिया है। और आपके पॉलिटिकल एजुकेशन ने क्या दिया है? कितना चाणक्य और चंद्रगुप्त को जन्म दिया है? यहां तो लुटेरों, घूसखोर, भ्रष्टाचारी को जन्म दिया है। कैसे आप कीजिएगा? शिक्षा को मुक्त कीजिए, शिक्षा को राजनीति से दूर कीजिए, सब मुक्त हो जाएगा, बहुत जल्दी मुक्त हो जाएगा। दूसरी बात, कॉन्स्टिट्यूशन का रिव्यू होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू कीजिए, तब हमारे जो स्वतंत्र भारत के जो सेनानी जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई करते हैं उनके प्रति सच्ची सम्मान होगी। वो क्या है? संविधान। संविधान को बढ़िया से एक बार फिर अवलोकन करें और बुद्धिजीवियों के हाथ में छोड़ें कि भारत का संविधान कैसा होगा, आध्यात्म और मानवतावादी। धर्म के नाम पर राजनीति से बाज तो आप आएंगे नहीं आप लोग। आज पूरे देश में मंदिर, मस्जिद, गिरजा की जरूरत नहीं है। हमारे देश में जरूरत है इकोनॉमिक्स, मुक्त अर्थनीति, एक सुंदर अर्थनैतिक व्यवस्था की जरूरत है। एक अर्थनैतिक सेंटिमेंट की जरूरत है जो आप नहीं दे रहे हैं। आर्थिक आजादी के बाद आपके जुबान से नहीं निकल रहा है राजनेता लोग। कहीं नहीं कहीं घुमा फिरा कर आपको रिलीजियन को आपको लाना है। रिलीजियन को हथकंडा बनाकर आप अपने पोजीशन को बनाना चाहते हैं। रिलीजियन सेंटिमेंट, रिलीजियस सेंटिमेंट, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में लड़ा दो, जो अंग्रेज करते थे आज आप भी कर रहे हो। रिजर्वेशन आप करते हो, रिजर्वेशन के सिस्टम। क्या रिजर्वेशन? रिसर्च स्कॉलर को रिजर्वेशन चाहिए, बुद्धिजीवियों को रिजर्वेशन चाहिए, जो ज्ञानी है, स्किल्ड है, जो कर्म प्रधान है, उनको
रिजर्वेशन चाहिए, आप मौका तो दो। भारतवासी बेवकूफ नहीं है। भारत का ब्रेन, भारतवासियों का दिमाग इतना डेवलप्ड है कि एक स्वयं संपूर्ण सिर्फ सफिशिएंट भारतवर्ष बना सकता है। आप मौका कहां दे रहे हो? पुलिस के डंडा से लोग बच पाए तब तो कुछ मुक्त हो। आप ऐसे ऐसे कानून लाते हो जो कानून हम सबको अपराधी बना देता है। ऐसा कानून क्यों लाते हो भाई जो सबको अपराधी बना देते हो? हम तो भाई मुक्त जगत के, मुक्त पृथ्वी के मुक्त इंसान हैं। तो ऐसा कोई कानून बनाते हो जो कानून का कोई आधार नहीं है, बेस नहीं है। आप लोग बहुत बड़े राजनेता हो ना, और बहुत बड़े बड़े चिकित्सक विशेषज्ञ है ना। आज 2 साल हो गए, 2 साल हो गए। कोरोना की उत्पत्ति कहां से हुई है विशेषज्ञों ने अभी भी पता नहीं कर पाए कि ये कोरोना आया कहां से, क्यों ये कोरोना कोई भी परिस्थिति में, कोई भी टेम्परेचर में वो काम कर रहा है। इसकी उत्पत्ति किसने किया है? कौन है इसके पीछे? क्या प्रकृति या मनुष्य? ये नहीं कर पाए। लेकिन बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञों को आपने रख दिया है। वो विशेषज्ञ क्या कर रहे हैं? वो विशेषज्ञ बोल रहे हैं कि पहला जो लहर कोरोना का आया तो क्या है, जो कमजोर डायबिटीज लोगों को मारा। दूसरा लहर आया, युवा वर्ग भी मरे और बूढ़े भी मरे। अब तीसरा लहर आ रहा है बच्चों को मारने के लिए। ये लहर का जो पता कैसे चलता है कि कहां से यह लहर शुरू हो रहा है? जैसे भूकंप का एपिसेंटर है, सुनामी का एपिसेंटर है, सुना हूं कोरोना का भी एपिसेंटर है। आपके विशेषज्ञ को कहना है कि कोरोना का भी एपिसेंटर है। तो ये जब आपको एपिसेंटर पता चल रहा है, कोरोना तो कोई सुनामी नहीं है, नहीं वो भूकंप है, तो जहां पर एपिसेंटर आप लोकेट कर रहे हो वहीं पर खत्म क्यों नहीं कर रहे हो? उसको पनपने का मौका क्यों दे रहे हो भाई? और उन्हें कैसे पता चल रहा है कि अमुक जगह से ही यह लहर शुरू होगी? जब शुरू कहां से ये पता चल रहा है, लेकिन कोरोना का उत्पत्ति कहां से हुई ये अभी तक पता नहीं कर पाए। वाह रे वाह, वैक्सीन दे रहे हैं, बहुत सब लोग ले रहे हैं क्योंकि पुलिस डंडा से बचना है, उनको ट्रैवल करना है, फ्लाइट में ट्रैवल करना है, ट्रेनों में ट्रैवल करना है, डंडा के डर से वैक्सीन तो ले रहे हैं, अंतर्मन से नहीं, डर से, खौफ से। कोरोना से भी ज्यादा खौफ आपके पुलिस के डंडों से है। लोगों को ले रहे हैं, लोग जानते हैं फ्लाइट में नहीं घुसने ही नहीं देगा ये लोग, क्योंकि इसके पुलिस वाहिनी है। ट्रेन में घुसने नहीं देगा, पब्लिक प्लेस में जाने नहीं देगा। तो जब इतना आपके विशेषज्ञों को पता है कि कोरोना कहां रहता है, उस कोरोना को क्यों खत्म नहीं करते? और 2 साल हो गए, पूरे विश्व के बुद्धिजीवी अभी तक पता ही नहीं कर पाए। अरे बड़े बड़े आतंकवादियों को तो आप खोज निकाले कहां कहां है, लेकिन ये कोरोना के क्रिएटर को आपने पता नहीं कर पाया अब तक। तो कहां है आपका विज्ञान, कहां आपके विशेषज्ञ, क्या कर रहे हैं सब? इसलिए मेरा कहना है कि दुनिया को मूर्ख बनाना बंद करें आप, ठीक है? क्योंकि ये पब्लिक जिस दिन जग गई ना, तो फिर कहीं के नहीं रहोगे आप राजनीति करने के लिए। नोबडी। आप राजनेता हैं, हम मान रहे हैं, लेकिन राजनेता और राजनीति के नाम पर जो घिनौना जो आप लोग काम कर रहे हैं, इसे बंद करें। राजनेताओं को स्वार्थ जिसमें है उसी में राजनीति करना, राजनीति नहीं है। मनुष्य को सर्वात्मक मुक्ति देने का कर्तव्य होता है राजनीति और राजनेता। उनको दीजिए ना मुक्ति, कैसे देंगे? मैंने कहा ना, एजुकेशन से आप मुक्त करो, इकोनॉमिक लिबरेशन के लिए आप इंडस्ट्री को, एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री के स्टेटस दो, संविधान का रिव्यू करो कि हमारे देश के लोगों को क्या चाहिए, किस चीज की कमी है। ना हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, ना हमारे नेचुरल रिसोर्स की कमी है, ना हमारे जमीन की कमी है, ना हमारे प्रकृति की कमी है, ना पानी की कमी है। सिर्फ कमी है अच्छी नीयत की। खोट नीयत को लेकर, शोषण मूलक मानसिकता को लेकर, अहंकार को छतरी ओढ़ के मानव जाति का सर्वात्मक कल्याण संभव नहीं है। मानव जाति के सर्वात्मक कल्याण के लिए, मानव जाति के सर्वात्मक कल्याण के लिए आपको सोचना पड़ेगा।
इसलिए मेरा कहना है फ्री में भोजन बांटना, फ्री में चावल बांटना, ये कृषि के लिए लोन माफ करना, लोगों को पेंशन देना, इसको बंद कीजिए। आदमी को सेल्फ सफिशिएंट, स्वावलंबी बनने के लिए मदद कीजिए, वो बन जाएंगे, श्योर बनेंगे। इसका उपाय मैं आपको बताया कि आज हमको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं चाहिए, हमें इकोनॉमिक डेमोक्रेसी चाहिए। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, समझ गए राजनेता लोग? नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के लिए लड़े थे। उन्हें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की कोई चाहत नहीं थी, उनको गद्दी की चाहत नहीं थी, उनको कोई पोस्ट पोजीशन की चाहत नहीं थी। वो चाहते थे भारत आर्थिक रूप से वो इंडिपेंडेंट हो, इकोनॉमिक सॉल्वेंसी हो, इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट हो। और हमारे भारतवर्ष में सारी चीज है ये सब होने के लिए, लेकिन आप कहां दोगे मौका? आपके राजनेता, बिजनेस ग्रुप अपने पैसे, धन संपत्ति भारत को लूट के जो बाहर के बैंकों को धनी कर रहे हैं, यही पर इन्वेस्ट करो ना। जो यहां से पैसा लूट कर, गरीबों का अन्न चुरा कर, जो तुम स्विस बैंक में और बाहर के देशों में जमा कर रहे हो, उसको यहां इन्वेस्ट करो। तभी भारतवर्ष के जो स्वाधीनता संग्रामी, स्वतंत्र सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमें बहुत कष्ट होता है जो हमारे राजनेता, हमारे बुद्धिजीवी आज के दिन बहुत खुशी से मनाते हैं और मनाना भी चाहिए, किंतु क्या हम अभी भी उस अंग्रेजों के जो दलाल हमारे देश में बैठे हुए हैं, उसके एजेंट, उसके प्रतिनिधि बैठे हैं, उनको हम खत्म कर पाए हैं? वो तो मशरूम की तरह दिन पर दिन रात हमारे शोषण का जाल बिछा रहा है, हमारे आत्मा को खत्म कर रहा है, हमारे आत्मिक शक्ति को, हमारा मान, अभिमान, हमारा सम्मान सबको नष्ट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा सबको नाश करके पिंजरे में बंद कर सिर्फ 2 वक्त की चावल, 5 किलो चावल, राशन का चावल, ये खिला के भारतवासी को स्वाधीनता का आस्वाद चखाओगे? स्वाद चखेंगे? नहीं। स्वाधीनता कभी पिंजरों में बंद करके नहीं होता है, स्वाधीनता उन्मुक्त होता है। स्वाधीनता शरीर से, स्वाधीनता मन से, स्वाधीनता आत्मा से। तभी ये स्वतंत्र हैं, तभी भारतवर्ष आगे बढ़ सकता है, तभी भारतवर्ष विश्व गुरु बन सकता है। अगर आध्यात्मिक केंद्रिक शिक्षा हो, रिलीजियस सेंटर्ड, मजहब केंद्रिक एजुकेशन से दूर रखिए। समान दंड विधि बनाइए, समान सिविल कोड बनाइए, देखेंगे भारतवर्ष की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन ये समान दंड विधि हो जाएंगे, समान इक्वल राइट सबको हो जाएगा, तो फिर आपके ये जो गंदी राजनीति जो मजहब के नाम पर कर रहे हैं, वो कैसे होगा? भारतवर्ष के लोगों को आज सिर्फ और सिर्फ चाहिए इकोनॉमिक सॉल्वेंसी। इसके लिए इकोनॉमिक सेंटिमेंट दीजिए, इकोनॉमिक सेंटिमेंट, इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए जो भी प्लानिंग करना पड़े करें। छोटे किसान से लेकर बड़े जो बिग फिश जो है, उनके लिए सबके कल्याण, सर्वात्मक उत्थान के लिए प्लानिंग कीजिए। लेकिन आज आपकी जो भी राजनेताओं की पॉलिसी प्लानिंग बन रहे हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को बेनिफिट हो रहा है, बाकी जो मेजोरिटी लोग हैं वो गरीब से गरीबतर बनते जा रहे हैं। दिन पर दिन वो लोन और दरिद्रता के गहर में डूब रहे हैं। इसलिए और नहीं, दीवार पे जब ये पीठ टच कर जाएगा तो फिर रिटालिएशन होगा। ये जनता भारतवर्ष के मूर्ख नहीं है। राजनेताओं और अर्थनीतिविदों सावधान, आपको पुराने सड़े गले पूंजीवादी समाज व्यवस्था के जंजीरों से मुक्त करना होगा। इस गंदगी से समाज को निकालकर एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी, प्रोग्रेसिव
इकोनॉमिक डेमोक्रेसी चाहिए भारतवर्ष को, वही भारतवर्ष को पूर्ण रूप से पूर्ण स्वाधीनता, टोटल इंडिपेंडेंस, फ्रीडम दे सकता है। और वो जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी, आनंद मार्ग के प्रवक्ता, जिसको लोग पीआर सरकार के रूप में भी जानते हैं, उनके प्रौत दर्शन, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी, वही एकमात्र पूरे भारतवर्ष के नहीं, पूरे विश्व के अर्थनैतिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में एक आमूलचूल टोटल परिवर्तन ला सकता है, मानविक मूल्यों को बढ़ा सकता है। इसलिए अपने भूल को सुधारिए, अंतरात्मा को टटोल कर आनंद मूर्ति जी के दिए हुए प्रौत दर्शन को एक बार आपके जितने भी आईएएस, आईपीएस, जितने भी बुद्धिजीवी हैं, बैठ के एक बार चर्चा कीजिए, देखिए प्रौत क्या कहता है। अगर प्रौत अगर फेक और आइडियोलॉजी है तो उसको बैन किया जाए। अगर वो प्रौत मानवतावादी, मानवता के सर्वात्मक कल्याण के लिए है तो उसको हर यूनिवर्सिटियों में, हर कॉलेजों में, हर स्कूलों में, हर बुद्धिजीवियों में फैलाने का कर्तव्य आप राजनेताओं का है। क्योंकि प्रौत इज द डिमांड ऑफ द डे। प्रौत ही मनुष्य के सर्वात्मक मुक्ति की बात करता है। प्रौत से ही एकमात्र विश्व कल्याण हो सकता है, संभव है। क्योंकि इस सड़े गले सो कॉल्ड मिक्स इकोनॉमी एंड योर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एंड तथाकथित कैपिटलिज्म, ये पूरे विश्व के गरीबी को दूर नहीं कर सकता है। ये गरीब को नाश जरूर करेगा, गरीबी नाश नहीं कर सकता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी और जो भी हमारे देश के नेता हैं, आपके हाथ में वागडोर है। आप सोचिए और गहराई से सोचिए, इन पूंजीपतियों का दलाल ना बने, गुलाम ना बने, इसके बंधनों से मुक्त होकर एक सुंदर स्वच्छ भारत निर्माण का प्लान कीजिए। इसके लिए हम सन्यासी गण आपके साथ हैं। हम अपने जीवन कुर्बान कर देंगे इस देश की उन्नति के लिए, किंतु अन्याय, अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो कोई भी क्यों ना हो। इसलिए भारत के स्वाधीनता प्रेमी मेरे भाइयों बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार। और हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें अंग्रेजों से मुक्ति दिलाए हैं, उनके प्रति श्रद्धा सुमन और गंभीर श्रद्धांजलि। धन्यवाद, नमस्कार।